फिर स्वागत है आपका यूनिक आई सेक्रेटरी भाई गुलफाम अली राजी। मैंने वादा किया था कि असहयोग आंदोलन की क्या महत्व था असहयोग आंदोलन का, एक वीडियो में आपको बताऊंगा, तो इसी पर डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हम असहयोग आंदोलन पर काफी चर्चाएं कर चुके हैं। तो 12 फरवरी सन 1922 को बारदोली से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। वजह क्या बताई गई? चौरी चौरा कांड। लेकिन एक्चुअली आंदोलन को स्थगित करने की जो तात्कालिक वजह थी वो चौरी चौरा कांड तो थी। जैसे हम लोग देखते हैं ना 1857 का विद्रोह हुआ, तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण किसे हम कहते हैं? चर्बी वाले कारतूस को। तो चर्बी वाला कारतूस जो है वो उसकी तात्कालिक वजह थी, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी घटनाएं धीरे धीरे पनप रही थी या पल रही थी, जिसकी वजह से हम लोगों का असंतोष था और वो असंतोष का जो गुब्बार था वो अचानक फूट गया। उसी तरह से असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने पोस्टपोन किया, उसकी जो तात्कालिक वजह थी वो चौरी चौरा कांड थी, लेकिन उसकी और बहुत सारी वजह थी। जैसे कि खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है, पट्टाभी सीतारमैया ने भी इस बात को कहा है कि आंदोलन जो था धीरे धीरे बाहर से तो मजबूत दिख रहा था, लेकिन अंदर से वो कमजोर होता जा रहा था। कैसे कमजोर होता जा रहा था कि शुरू के पहले साल में तो विदेशी कपड़ों का जो आयात है घट करके आधा रह गया, लेकिन अगले एक साल में वो आयात फिर से बढ़ने लगा। जो स्टूडेंट थे वो फिर से स्कूल कॉलेजेस में जाने लगे, किसान फिर से खेतीबाड़ी की ओर अग्रसर होने लगे। सबसे बड़ी बात जो है कि जो अहिंसात्मक आंदोलन था वो दंगों में बदलता गया था, और जिसकी वजह से पुलिस को दमन और अत्याचार का मौका मिल गया था। मोपला के रूप में आपने देखा हिंदू मुसलमानों में दंगे हो गए थे। अब पुलिस को, फोर्स को दमन का मौका मिल रहा था, इससे जनता का जो हौसला था वो टूट रहा था। किसान और मजदूरों की भागीदारी इसमें घटने लगी थी। केवल एका आंदोलन, जो अवध का एका आंदोलन था, उसको छोड़ करके जितनी जगहों पे भी जो रीजनल मूवमेंट चल रही थी वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। तो ऐसे में गांधी जी को यह महसूस हुआ कि लोग अब थक चुके हैं, दमन सहने की जो उनकी पावर थी वो भर चुकी है। अब आंदोलन अपनी मौत खुद मरे या आंदोलन किसी वजह से खत्म हो जाए या धीरे धीरे छीन हो जाए, जिससे कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो भागीदार हैं उनका उत्साह कम हो जाए, इससे अच्छा है कि इस समय जब मूवमेंट पीक पर है, लोगों को भी लग रहा है कि मूवमेंट पीक पर है, सरकार को भी लग रहा है कि मूवमेंट पीक पर है, लेकिन अंदर से वास्तविकता कुछ और है। तो ऐसे में अगर हम कुछ समय के लिए ठहर जाएं, 4-5 साल या 4-5 दिन के लिए ठहर जाएं और ठहर के फिर से एनर्जी गेन करें, फिर से पावर पाएं, फिर से लोगों को संगठित करें और दमन सहने के लिए फिर से तैयार हो जाएं, इसके लिए थोड़ा सा हम रेस्ट ले लेते हैं। इसलिए ये आंदोलन जो था वो स्थगित किया गया था। अब क्या ये आंदोलन निरर्थक था? एक साल में स्वराज का वादा था हमसे, स्वराज तो हमें नहीं मिला, लेकिन क्या इसका कोई फायदा नहीं हुआ? इसके बहुत सारे फायदे हुए। अगर आप मोपला विद्रोह को एक साइड रख दें, मोपला के रूप में जो हिंदी मुस्लिम दंगे हुए थे उसको अगर आप अलग रख दें, तो खिलाफत और असहयोग की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो थी इसने पूरे राष्ट्र को एक कर दिया था। इस आंदोलन ने पूरे राष्ट्र को एक कर दिया था। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो यूपीएससी स्टेट पीसीएस मेंस के लिए है, लेकिन आप लोग कहते हैं ना अक्सर वनडे क्वेश्चन पेपर आता है कि बड़ा कठिन पेपर आ गया, कॉन्सेप्चुअल पेपर आते हैं ना जिसमें कथन कारण इतने स्टेटमेंट है, ये छाटो वो छाटो, और बाहर होते हुए आते हैं ना पेपर बड़ा कठिन आया था। इसलिए कठिन हो जाता है पेपर कि आप थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा कंसेप्ट सुनना नहीं चाहते। तो जो लोग वनडे की तैयारी कर रहे हैं, आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस, एसएससी, इस टाइप की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये वीडियो जरूर देखनी है। और जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के लिए, उनके लिए तो ये सोना है, सोने जैसी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं कहा था, मैं यहां था कि इसका अचीवमेंट क्या था? इस मूवमेंट का अचीवमेंट, सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि इसने पूरे राष्ट्र को एक किया। इससे पहले औरंगजेब के बाद, औरंगजेब ने हालांकि तलवार के बल पर सबको एक किया था, है ना। सम्राट अशोक ने पहले तलवार के बल पर, उसके बाद जो अहिंसात्मक जो नीति थी उनकी, धम्म की नीति, उसके बल पर एक किया था। वो लंबी बात है, उसके बाद फिर कभी। तो पहली बार भारतीयों को एक लक्ष्य के लिए, एक साझा दुश्मन के लिए, साझा दुश्मन कौन? अंग्रेज, उनके खिलाफ इसी आंदोलन ने पहली बार सभी को इकट्ठा किया था। यह पहला आंदोलन था जो संगठित था, यह पहला जन आंदोलन था, यह गांधी जी का पहला जन आंदोलन था ही था। जन आंदोलन समझते हैं ना? देखिए आप भारत में, आप यहां पर सुनते रहिएगा, जाइएगा नहीं। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला आंदोलन कौन सा था? आप लोग भी आंसर सोचिए। मैं राबी, आप बताइए, भारत में पहला अंग्रेजों के खिलाफ पहला जन आंदोलन कौन सा था? भंग आंदोलन आपने कहा। कीर्ति आप बताएं, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला जन आंदोलन कौन था? एनीवन? देखिए एक भी आंसर नहीं आया जिसने कहा हो 1857 का रिवोल्ट।
आपकी आपकी जो तैयारी सीमित है, या मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप भागा भागा देख लेना स्किप करके, लेकिन मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी जो जॉब नहीं लग रही है, या आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बन रहे हैं, या कहीं अपनी कोचिंग खोल लेते हैं तो अच्छे कोच क्यों नहीं आप बन रहे हैं, उसकी वजह यह है कि आप चीजों को गहराई से नहीं पढ़ रहे, है ना। जगजीत सिंह एक गजल गा गए हैं, मैं गुनगुना दूं। ले मेरे तजुर्बों से सबक ऐ मेरे हबीब, हबीब मतलब मित्र, तजुर्बा मतलब एक्सपीरियंस। ले मेरे तजुर्बों से सबक ऐ मेरे हबीब, 2-4 साल उम्र में तुझसे बड़ा हूं मैं। ले मेरे तजुर्बों से सबक ऐ मेरे हबीब, 2-4 साल उम्र में तुझसे बड़ा हूं मैं। कहने का मतलब क्या है कि आप किसी टीचर के पास जाएं, एक्सपीरियंस होल्डर टीचर के पास जाएं, तो अपनी ढबली अपना राग ना बनाएं। वहां पर जो टीचर आपके सामने पढ़ा है उसने बहुत सारी दुश्वारियां देखी हैं, बहुत सारा संघर्ष वो करके आया है, बहुत कुछ सीख के आया है, ना जाने कितनी किताबें, कितने अखबार, और जिंदगी में कितने उसने चीजों का अनुभव किया है, वो सारा निचोड़ आपको दे रहा है। आप सुनने को तैयार नहीं है, आपको पढ़ना वन लाइनर। मैं बुक्स खरीदने जाता हूं, इस तरह की बुक्स मुझे नहीं मिलती, वन लाइनर भरी पड़ी हैं। बुक सेलर कहता है सर रिवाज ही नहीं है, वन लाइनर पढ़ने का रिवाज है। आप नहीं बन पाएंगे इस तरह से डीएम तो बहुत दूर की बात है, क्लर्क नहीं बन पाएंगे। तो चलिए आते हैं, मैंने ये बात आपको क्यों कही, ये बात मैंने आपसे इसलिए कही, कोई ना बता पाया कि भारतीयों ने पहला जो आंदोलन किया अंग्रेजों के खिलाफ, पहला जन आंदोलन, मास मूवमेंट, वो 1857 का विद्रोह था। अगर मैं पूछता कि भारतीयों का पहला अहिंसात्मक जन आंदोलन कौन सा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो वो था बंग भंग आंदोलन। मैंने तो आंदोलन पूछा ना, यहीं पे मैं क्रांति कह देता तो आप फटाक से 1857 का विद्रोह का नाम दे देते ना। तो भारतीयों का अंग्रेजों के खिलाफ जो पहला जन आंदोलन था, हालांकि वो हिंसात्मक था, वो था 1857 का आंदोलन। भारतीयों का अंग्रेजों के खिलाफ पहला जो जन आंदोलन था वो था बंग भंग आंदोलन। लिख लीजिएगा आप लोग, जन आंदोलन, जो पहला जन आंदोलन था वो बंग भंग आंदोलन था। इसके अलावा गांधी जी का भारत में पहला जो आंदोलन था वो चंपारण था। अब यहीं पर आता है कि भारतीयों का भारत में गांधी जी का जो पहला अहिंसात्मक जन आंदोलन था वो कौन सा था, तो ये असहयोग आंदोलन था। देखिए जन आंदोलन का मतलब ये, जन समझ रहे हैं ना, जन का मतलब है पूरा राष्ट्र, और पूरे राष्ट्र का मतलब यह है कि उसमें किसान भी हो, मजदूर भी हो, दस्तकार भी हो, व्यापारी भी हो, हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो, किसी भी धर्म संप्रदाय को मानता हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी लोग जब उसमें मिल जाते हैं तो वो जन है। अभी तो कहते हैं ना जनतंत्र। आप लोग समझते नहीं बातों को, कॉन्सेप्ट को आप समझते नहीं है, बहुत जल्दी से आपको कोई ऐसा इंजेक्शन चाहिए कि आपको डीएम बना दे ना, नॉट पॉसिबल। तो जन का मतलब ये है कि सभी लोग उसमें जुड़े हुए हैं। तो पहला ऐसा आंदोलन जो अंग्रेजों के खिलाफ था, जिसे आप जन आंदोलन कह सकते हो, वो बंग भंग आंदोलन था। लेकिन गांधी जी का जो पहला जन आंदोलन था जो अंग्रेजों के खिलाफ था वो असहयोग आंदोलन था। ठीक है, आगे चलें। तो पहली बार गांधी जी ने पूरे राष्ट्र को, अब यहां पर बंग भंग आंदोलन भी जन आंदोलन था, तो आपका असहयोग आंदोलन भी जन आंदोलन था। तो बंग भंग आंदोलन का जो स्वरूप था वो क्षेत्रीय था, हालांकि यूपी वगैरह में भी उसका असर था, लेकिन पूरे देश में देशव्यापी जो आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन था। तो इसने पूरे राष्ट्र को एक किया, ये पूरा का पूरा संगठित आंदोलन था, ये पहला ऐसा आंदोलन था। खैर पहला तो नहीं, बंग भंग आंदोलन में बहुत से मुस्लिमों ने भाग लिया, लेकिन फिर भी उसमें कुछ एक एलीट मुसलमानों को छोड़ करके आम मुसलमानों की भागीदारी बहुत सीमित थी। आम मुस्लिम्स की जो भागीदारी हुई वो खिलाफत और सबसे ज्यादा असहयोग आंदोलन में। तो हिंदू और मुसलमानों की जो बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी हुई वो असहयोग आंदोलन में हुई। महिलाओं की अगर बात करें, महिलाओं की, छात्रों की, किसानों की बात करें, तो हालांकि बंग भंग आंदोलन उसके बाद जो हुए आंदोलन है उनमें महिलाओं, छात्रों और किसानों ने भाग लिया है, लेकिन महिलाओं, छात्रों, किसानों की सबसे बड़ी जो भागीदारी, पहली भागीदारी हुई थी वो असहयोग आंदोलन में हुई थी। यहीं पर आप कंफ्यूज ना होइएगा, एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा आंदोलन जो है वो महिला मुक्ति आंदोलन कहलाता है, या किस आंदोलन में महिलाओं ने सबसे ज्यादा भाग लिया। आप देखें बंग भंग से शुरू करके भारत छोड़ो आंदोलन तक सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन, या जो दांडी मार्च वाला जो आंदोलन था वो ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा थी। और इसी समय महिलाएं जो है सबसे ज्यादा घरों से बाहर निकली, उन्होंने धरनों में भाग लिया, उन्होंने सड़कों पे धरनों में भाग लिया और महिलाओं ने डंडे भी खाए। तो इस आंदोलन को महिला मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। गांधी जी का ये जो असहयोग आंदोलन था ये हमें बता गया कि देखो भारतीय जो हैं वो भीरू नहीं है, भारतीय डरपोक या कायर नहीं है, भारतीय दमन सह सकते हैं, भारतीयों में दमन सहने की शक्ति है, ये असहयोग आंदोलन ने बताया। भारतीय संघर्ष कर सकते हैं, ये असहयोग आंदोलन ने बताया। भारतीय दलित और सवर्ण, हिंदू मुसलमान सब एक हो सकते हैं, ये असहयोग आंदोलन ने बताया। भारतीयों में ऊर्जा है, इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए कोई मार्गदर्शक होना चाहिए, ये इस आंदोलन ने हमें बताया। इसी आंदोलन में जब दमन हुआ, आप देखें ना, खिलाफत, फिर रोलेट,
फिर ऐसे कानून, इसमें दमन हुआ। दमन का मतलब पुलिस ने और फौज ने भयंकर हम पर अत्याचार किए अपने शासन को बनाए रखने के लिए। हमें पता चल गया कि अंग्रेजों का मकसद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टिके रहना है, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारा खून चूसना है, अपनी सत्ता को यहाँ बनाए रखना है। वो हमें यहाँ स्वराज देने नहीं आए हैं। कहते हैं ना गोरे लोगों का बोझ, ऐसी करके पूछता है ना, गोरे लोगों का बोझ या सभ्य जाति का लोग। अंग्रेज क्या कहते थे कि तुम लोग असभ्य हो, हम तुमको सभ्य करने या विकसित करने यहाँ पर आए हैं। तो ये थ्योरी बिल्कुल खत्म हो गई। तुम्हें हमारे स्वराज, हमारे विकास से कोई लेना देना नहीं है। तुम अल्टीमेटली किसी भी तरह से अपनी सत्ता यहाँ बनाए रखना चाहते हो। इस आंदोलन ने कांग्रेस में उदारवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कांग्रेस में उग्रवादी राजनीति अब हमेशा के लिए चल पड़ी। इसी आंदोलन में, हालांकि आपको मैं बता दूं, पंडित जवाहरलाल को बताएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना पॉलिटिकल कैरियर कहां से शुरू किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना पॉलिटिकल कैरियर कहां से शुरू किया? उन्होंने एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी उससे अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया था। आप में से कोई बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले किस नगर पालिका के चेयरमैन बने? इलाहाबाद। ऐसे सवाल खूब आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, वनडे हो या आईएएस हो। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हालांकि अपना जो राजनीतिक जीवन था वो एनी बेसेंट की होम रूल लीग से शुरू कर दिया था, लेकिन इसी आंदोलन में, ऐसे आंदोलन में भारत को पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता मिले थे। इसी आंदोलन में देसी स्कूल शिक्षा पद्धति का, सांप्रदायिक एकता का, छुआछूत के विरोध का खूब उभार हुआ। इसी आंदोलन को बढ़ावा दिया, इसी आंदोलन ने बढ़ावा दिया खादी और चरखे को। खादी और चरखा जो था वो आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया था। खादी चरखे का बढ़ चढ़ करके प्रसार प्रसार हुआ। देसी शिक्षा, देसी संस्कृति, देसी उद्योग धंधे, इसका खूब बढ़ चढ़ के प्रचार प्रसार हुआ। इसके अलावा इस आंदोलन ने भारत में या स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गांधीवाद या गांधी युग की शुरुआत कर दी। गांधी जी जो थे अब निर्विवाद रूप से भारत में या कांग्रेस में एकमात्र सबके मुखिया नेता हो गए। वो सभी धर्मों के, सभी जातियों कांग्रेस के नेता भी वो हो गए। कौन? गांधी जी। बहुत से नेता ऐसे थे जो यहाँ से कांग्रेस को छोड़ गए। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय जैसे जो नेता थे जिनका गांधी जी से तालमेल नहीं बना, वो छोड़ के चले गए। इसी समय जो एक मुस्लिमों का जो तबका है जो अभी भी कांग्रेस को आशंका की दृष्टि से देखता था, जैसे आगा खां, सलीमुल्लाह खां या और भी बहुत सारे नेता थे जो कह गए कि कांग्रेस जो है केवल हिंदुओं की पार्टी है। ये जो ठप्पा लगा हुआ था कांग्रेस पे वो खत्म हो गया। उसके बाद कांग्रेस जो थी वो सभी वर्गों की, सभी धर्मों की, सभी क्षेत्रों की पार्टी हो गई। और भी चर्चा करते रहेंगे अगले वीडियो में। इसके साथ थैंक यू वेरी मच।